ओके, आज हम करेंगे यॉमैन का कैरेक्टर। यॉमैन बेसिकली जो है वो नाइट का एक सर्वेंट है, जो नाइट के साथ उस जो है पिलग्रिम पे आया है। और यानी हमने शुरू में स्टार्ट में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ करेक्टर्स यहाँ पे इंटेंशनली आए हैं, कुछ अनइंटेंशनली आए हैं। यानी उनको लाया गया है, उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी या उनको कोई शौक नहीं था इस पिलग्रिम पर जाने का। ठीक है। योमैन उनमें से एक है जो कि अनइंटेंशनली आया है, जिसकी मर्जी नहीं थी, लेकिन उसको सिर्फ एक काम के तौर पर नाइट अपने साथ लेकर आया, अपने सर्वेंट के तौर पर। अब हम इसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन, इसके करेक्टरिस्टिक्स सारी पढ़ेंगे। फर्स्ट तो यहाँ पे बताया हुआ है, a yeoman had a he and servants Nemo. He the knight had a yeoman and no more servants. उसके नाइट के पास सिर्फ एक ही सर्वेंट था जो कि yeoman था, और कोई भी वो सर्वेंट अपने साथ नहीं लाया। At that time for him listed read so. At that time for it pleased him so to travel. और यही वो वक्त था जब उसको खुशी हुई कि वो उसके साथ ट्रेवल करेगा। And he was clad in coat and hood for green. And he the yeoman, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो ही किसको कह रहे हैं, क्योंकि नाइट भी ही है और योमैन भी ही है। तो आप बार बार जो रीडर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ही है राइट, योमैन की बात कर रहा है या नाइट की। तो इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ही जो है वो द योमैन की बात कर रहे हैं। वॉज क्लैड इन कोट एंड हुड ऑफ ग्रीन। फ्लैट कहते हैं तय चढ़ाकर, यानी ऊपर, अपने ऊपर उसने कोट ओढ़ा हुआ है और एक ग्रीन कलर का हुड पहना हुआ है। ठीक है। अ शेफ ऑफ पीकॉक एरोज ब्राइट एंड लेने। अ शेफ ऑफ पीकॉक एरोज ब्राइट एंड कीन। शेफ कहते हैं जो तीरों भरा एक गट्ठा होता है ना, जैसे जो आपने अक्सर देखा हो आजकल ड्रामोज में भी आता है। ड्रामाज में के पीछे उन्होंने इकट्ठा तीर का एक पूरा झुंड रखा हुआ होता है, अपने एक बास्केट सी होती है जिसमें बहुत सारे तीर होते हैं। ऑफ पीकॉक्स एरोज, जो मोर के परों के बने हुए तीर होते हैं, यानी एरो के पीछे, जो तीरों के पीछे मोर के पर लगाए हुए होते हैं, उस तरह के जो है उसके पास एरोस थे। ब्राइट एंड कीन, चमकदार और कीन, बारीक, यानी और गहरे, जिससे जख्म जो है वो काफी गहरा जाता है, जिसे बारीक तीर कहते हैं। अंडर हिज बेल्ट ही बार फुल थ्रिफ्टली, ही कैरिड अंडर हिज बेल्ट वेरी प्रॉपरली। उसने उसे अपनी बेल्ट में बहुत अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ था। Well Code he dressed his tokel yeomanly. He well know how to care for his equipment as a yeoman should. वो जानता था बहुत अच्छे तरीके से कि अपने इक्विपमेंट्स, अपने औजार को कैसे उसकी देखभाल करनी है, जैसे कि एक yeoman को करनी चाहिए। His arrows dropped not with feathers love. His arrows did not fall short because of dropping feathers. उसके arrows जो हैं वो छोटे नहीं, गिर नहीं रहे थे because of dropping feathers. उसके अपने पीछे जो उसके पर लगे हुए थे उसकी वजह से, यानी जो उसके पीछे पर थे वो उन्होंने उसको मजबूती बख्शी हुई थी, जिसकी वजह से वो arrows जो हैं वो गिर नहीं रहे थे। And in his hand he bar a mighty bow, and in his hand he carried a mighty bow. और उसने अपने हाथों में एक माइटी कहते हैं शानदार किस्म की या ताकतवर किस्म की, माइटी बो, बो गिरा, वैसे बो गिरा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे बो वो है जो इसके अंदर रख के तीर चलाते हैं, जो एक गोल सी कर्व सा एक होता है शेप में, कमान जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे माइटी बो वो है। A not he'd had a he with a brown visage. He had a close cropped head. उसका एक छोटा सा तिकोना सा सर था, with a brown face के साथ। Of woodcraft well coded he all the usage, he well knew all the practice of woodcraft. उसको जो है वुडक्राफ्ट की भी प्रैक्टिस की। वुडक्राफ्ट की प्रैक्टिस कैसे थी, क्योंकि योमैन जो है नाइट के पास आने से पहले एक जो है किसी एक और शख्स के पास काम करता था, और वहां पर ये कॉइन्स का काम करता था, यानी गोल्ड कॉइन्स को सिल्वर कॉइन्स को गोल्ड कॉइन्स में चेंज कर देता था। ये मेटल चेंज करना जानता था, यानी एक समझे आप कि नकली पैसे बनाने का। उस टाइम पे तो कॉइन्स होते थे, नोट नहीं होते थे, तो ये कॉइन्स को एक्सचेंज करने का काम करता था। नकली कॉइन्स को ऐसा मटेरियल उसके ऊपर चढ़ाता था कि वो असली कॉइन्स लगते थे सोने के।
तो ये वो वाला काम करता था, इसलिए ये, और ये वुड क्राफ्ट को भी अच्छे तरीके से जानता था। वैसे तो वुड क्राफ्ट लकड़ी के कामों को कहते हैं, यानी वुड क्राफ्ट कहते हैं जंगल का, जंगली तजुर्बा जिसे कहते हैं। लेकिन वो सारा काम ये जंगल में एक छुपे हुए इलाके में करता था, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि ये इलीगल काम था। इस वजह से उसको जंगल के कामों का या लकड़ी के कामों का तजुर्बा था। उसको पता था कि वहाँ कैसे हमने जंगल को हैंडल करना है, या किस तरह से रास्ता कौन सा कहाँ जाता है। Upon his arm he bore a gay bracer. He wore an elegant archer's wrist guard upon his arm. उसने एक एलिगेंट किस्म का, आर्कर्स का कहते हैं, यानी जो हमें बड़ा एक मटेरियल होता है, कि उसका रिस्ट गार्ड पहना हुआ था अपने बाजू के ऊपर, यानी ये महंगा वाला रिस्ट बैंड होता है। And by his side a sword and a buckler, and by his side a sword and a small shield. उसकी एक तरफ जो है वो एक तलवार थी, और दूसरी तरफ एक छोटी सी ढाल थी। And on that other side a gay dagger, and on that other side an elegant dagger, और दूसरी साइड पे उसके एक एलिगेंट किस्म का डैगर, एक कमान लटका हुआ था। Harnessed well and sharp as point of spear, well ornamented and sharp as the point of spear, बिल्कुल वैसे ही सजा हुआ और शार्प तेज तरार, जैसे कि एक पॉइंट ऑफ स्पेयर, जैसे कि तलवार की एक नोक होती है। A Christopher on his breast of silver sheen, a Christopher medal, एक क्रिस्टोफर का एक मेडल लटका हुआ था, of bright silver, जो चमकता हुआ सिल्वर कलर का था, on his breast, उसकी छाती पर। and horn he bar and horn he bar, the Bedrick was of green. He carried a horn, the shoulder strap was green. उसने एक हॉर्न भी पकड़ा हुआ था, उसके साथ साथ उसके शोल्डर पे ग्रीन कलर का स्टेप बेल्ट भी लगी हुई थी। यानी जैसे कहते हैं एक इजाजी तौर पे हम लगाते हैं ना शोल्डर्स पे, अक्सर सोल्जर्स के लगी हुई होती है, शोल्डर पे एक स्ट्रैप होती है, एक पट्टी होती है ग्रीन कलर की, वो भी उसके शोल्डर पे लगी थी। आ फोर्स्टर वॉज ही, वो एक फोर्स्टर था। फोर्स्टर कहते हैं जो आपके खेतों की या जंगलों की देखभाल करता है उसको। एक मिनट, फोर्स्टर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोस्टर कहते हैं जो जंगलों की देखभाल करता है। ट्रूली एज आई गेस, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, हर चीज को, जिस चीज पे उसको शक था ना, जिस चीज के बारे में उसने हमें तंजिया बताना था, इरोनिकली बताना था, उस पे आगे उसने आई गेस लिखा हुआ है। शुरू में भी आपने स्क्वायर में भी देखा था, वहां पे भी लिखा हुआ था आई गेस। इसी तरह वो फोस्टर बता रहा है। अच्छा, अब इसमें पॉइंट्स क्या हैं? पहली बात ये कि उसका जो हुलिया था, आपने उसका एरे देखा, उसका ड्रेसिंग सेंस जो है वो नाइट से काफी बेहतर है। नाइट का ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं था जितना कि उसके यौमैन का है। सेकेंडली, जो वो वुड क्राफ्ट के बारे में भी जानता था, और फॉरेस्टर के बारे में भी, वो फॉरेस्टर भी था। फॉरेस्टर वो होता है जो जो जमीनें होती हैं, जो जंगल होते हैं, उनकी देखभाल करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि नाइट के पास कोई जमीनें थी, जिसकी वजह से उसको फॉरेस्टर की जरूरत पड़ी, जिसकी वजह से उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उनकी देखभाल करे। तो वो एक अच्छा जो है सर्वेंट भी था। अच्छे, उसने हर चीज एक वेल एक्यूरेट रखी हुई थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी थी, उसने चीजें भी बहुत ध्यान से पकड़ी हुई थी। हर चीज उसके पास थी जो कि एक यौमन के पास होनी चाहिए। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि ये बहुत अच्छा यौमन था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इस करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। The knight travels with only one servant or yeoman and one who looks like Robin Hood. बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे ये एक रॉबिन हुड की तरह है। Seriously, this guy is dressed all in green and decked out with a bow and arrows, a dagger and a sword. यानी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात के साथ लदा हुआ था। His hair is short, his face is brown, suggesting that he spent a lot of time outside. यानी ऐसे उसका फेस ऐसा था, जैसे कि वो बहुत ज्यादा टाइम जो है बाहर, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि लोगों का रंग झुलस जाता है, जो लोग बहुत ज्यादा बाहर टाइम गुजारते हैं धूप की वजह से। चौसर tells us he is a forester. At home he probably take cares of the forest on the night's land and protecting them from outlaws and making sure nobody poaches in them. यानी कोई भी उनको हत्या ना सके या उनके ऊपर कब्जा ना कर सके, वो इस चीज का ध्यान रखता था। As Foster go, he is probably a good one, a conclusion we can draw because he keeps his bow and arrows in every good condition,
no droppy feathers for him, so it's likely he keeps his forest in similarly tip-top shape. यानी जिस तरह से उसने अपने एरोस को रखा हुआ था, अपनी बो को रखा हुआ था, कमानों को और तीरों को इतनी अच्छी हालत में, तो इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि उसने जो है नाइट के फॉरेस्ट को और उनकी जमीनों को भी उतने ही टिप-टॉप शेप में रखा हुआ होगा। We never see the human again after the general prologue, but from him we learn two things about the knight: that he is not high maintenance because he travels with only one servant, and that he owns some land, hence his need for a forester. यानी वो एक तो हमें उसके हाई मेंटेनेंस का ये पता चलता है कि वो सिर्फ एक सर्वेंट के साथ जो है उसने सफर किया। नाइट के बारे में पता चलता है कि वरना नाइट ऐसे होते हैं कि जो 2-3 सर्वेंट्स अपने साथ रखते हैं, लेकिन वो इतना हाई मेंटेनेंस था, ह्यूमन एक ही इतना इंसान काफी था कि उसे और सर्वेंट्स की जरूरत नहीं पड़ी। और दूसरी चीजों के बारे में हमें ये पता चला कि उसके पास कुछ जमीनें हैं जिसके लिए उसको फॉरेस्टर की जरूरत पड़ी, जो कि ह्यूमन था। In Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, the yeoman is an unhappy person. He is a young man who serves as an assistant in a job he does not like. जेफरी चौसर की जो एक कैंटरबरी टेल्स है ना, इसमें हमें उनमें कैंटरबरी हम पढ़ें प्रोलॉग टू द कैंटरबरी, एक इसकी बुक है द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें हर मुसाफिर ने एक एक स्टोरी सुनाई हुई है, उनमें टेल्स हैं, स्टोरीज हैं। तो उसमें से हमें अगर हम उनके बारे में पढ़ें तो हमें पता चलता है कि यो मैन जो है वो एक अनहैप्पी पर्सन था। ही इज अ यंग मैन हु सर्व्स एज एन असिस्टेंट इन अ जॉब ही डज नॉट लाइक, वो एक सर्व अच्छा करता था। सॉरी, जी जी, बताएं। जो कैंटरबरी डिटेल्स है ये हमारे सिलेबस में ऐड है या नहीं नहीं नहीं, है ये अभी? हमारे सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन हमने यो मैन का करेक्टर जो है ना वो इतना शॉर्ट है कि हमें थोड़ा सा कैंटरबरी टेल्स से लेना पड़ेगा, क्योंकि कैंटरबरी टेल्स जो है हमने पढ़ी हुई, नॉर्मली जनरली बात होती है कैंटरबरी टेल्स की बीच बीच में, जब हम प्रोलॉग पढ़ते हैं ना तो उसमें भी कहीं ना कहीं टेल्स की बात होगी। लेकिन टेल्स की बात इसलिए हम यहाँ पे करें क्योंकि योमैन के करेक्टर के लिए बताने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें नहीं है, तो इतना हो जाए कि हम कम से कम अपनी एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इसकी वजह से मैं कैंटरबरी टेल्स में से सिर्फ थोड़ी सी चंद लाइनें लेके यहाँ पे लिखी हैं कि द योमैन जो वो एक अनहैप्पी पर्सन था, वो एक असिस्टेंट की जॉब करता था नाइट के पास। हिज वर्क हैज ruined हिम फिजिकली एंड फाइनेंशियली, उसके काम ने उसको फिजिकली और फाइनेंशियली बहुत तबाह किया था। ही नोज दैट इफ ही डज नॉट लीव इट सून इट विल कॉज हिम फर्दर हार्म। वो ये जानता था कि वो अगर इसे नहीं छोड़ेगा तो वो जल्दी उसको और नुकसान पहुंचाएगा। He assists an alchemist in a search for the philosopher's stone, an item that supposedly changes any metal into precious metal. जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो एक असिस्टेंट के तौर पर काम करता था एक सिकल केमिस्ट के पास, जो फिलोसफर्स के स्टोन्स को ढूंढता था और अच्छे नाम मटेरियल को एक खास मटेरियल में चेंज कर देता था। After 7 years, the yeoman had learned that this quest is a false dream and it has ruined too many people. So while among the travelers to Canterbury, the yeoman reveals their secrets. तो उसने अपने सीक्रेट्स जो हैं वो कैंटरबरी के ट्रेवलर्स जो थे उनके सामने रिवील किया, वरना एज अ प्रोलॉग हमें पता चलता है, जो प्रोलॉग के अंदर अगर हम पढ़ें उसका इंट्रोडक्शन, तो हमें ऐसा लगता है ह्यूमन एक बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड इंसान है, लेकिन हमें ये उसने अपनी स्टोरी खुद बाद में कैंटरबरी टेल्स में रिवील की कि वो एक अनहैप्पी पर्सन है और वो अपने जॉब को शुरू में पसंद नहीं करता था और वो अपनी जॉब से खुश नहीं था। यानी अनइंटेंशनली वो शुरू में गलत काम करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि ये काम बहुत गलत है और ये उसको फाइनेंशियली और फिजिकली वीक कर रहा है, तो उसके बाद उसने वो काम करना छोड़ दिया। क्योंकि अल्केमिस्ट केमिस्ट जो होते हैं उनके पास सारा काम केमिकल्स का होता है, जिसकी वजह से आपका लंग्स, आपका जो अंदर का सिस्टम है वो काफी डिस्टर्ब होता है। तो फिजिकली भी उसको जो है नुकसान पहुंचाता है और फाइनेंशियली भी, और उसका जो रंग था वो भी इसी वजह से ब्राउन था क्योंकि वो इतने सारे केमिकल्स में शुरू में काम करता है, बाद में उसने ये काम छोड़ दिया। क्लियर? लास्ट यस। पैराग्राफ में अगर आपको लगता है कि लास्ट पैराग्राफ आप नहीं लिखना चाहती तो आप ना लिखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें मैंने सिर्फ इजाफी इसको ऐड किया था इसलिए ताकि आपको थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ जाए, वरना जनरल जो बात है वो इन 2 पैराग्राफ में, अगर खाली इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो 2 पैराग्राफ इसके इनफ है। ये थर्ड पैराग्राफ इसको थोड़ी सी लेंथ को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, अगर लेंथ पूरी ना हो तो ये उसके लिए था। ठीक है। इजी है, ये वाला थोड़ा इजी है। जर्नल आप इसमें से 4-5 लाइनें लेके लिख लें, उसके वही मैं बस लाइन इंट्रोडक्शन के बारे में बता दें। लाइंस भी से निकाल लूंगी। चलो ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रायरस का। प्रायरस का आगे करवाऊं मैं आपको? करवा दें।
ओके। अच्छा, प्रायरस जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है और आप इसके बारे में ध्यान से ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर के इम्पोर्टेंट बारे भी में है। ये इसमें इम्पोर्टेंट से है बहुत ज्यादा लाइंस भी बहुत क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम्म, क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है। देर वॉज काफी मैंने ऑल्सो ओल्ड पेपर में ना इसका आया हुआ है प्रायर का। पास्ट पेपर में काफी दफा इसके बारे में आया हुआ है, या तो क्वेश्चन आ जाता है फिर लाइंस आ जाती फीमेल फीमेल कैरेक्टर के में आ सकता है ये, है। जी, ये क्योंकि इसमें मेन फीमेल मेजर कैरेक्टर करेक्टर्स भी में है। आता है। हाँ, देर चलिए वॉज स्टार्ट ऑल्सो करते हैं। अ नन, अ प्रायरस, एक नन थी जिसे प्रायरस कहते हैं। डेट ऑफ हायर सन स्माइलिंग वॉज फुल सिंपल एंड कॉय, वॉज वेरी सिंपल एंड मॉडेस्ट इन हर स्माइलिंग, यानी वो बहुत ही सादा और आम थी अपनी स्माइलिंग में। मॉडेस्ट कहते हैं स्मॉल मॉडरेट इन साइज, यानी दरमियानी साइज में। Her greatest oath was but by Saint Loy. His greatest oath was, उसकी एक बड़ी कसम थी जो उसने सेंट लॉय के सामने खाई थी, and she was clapped मैडम एलेंटाइन, और उसने शी वॉज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन, मैडम एग्लेंटाइन के नाम से उन्हें उसे कहा बुलाया जाता था। फुल व्हील शी सॉन्ग द सर्विस डिवाइन, शी sang द डिवाइन सर्विस वेरी वेल। वो डिवाइन सर्विस एक जो है जिसे कहते हैं एक गीत होता है जो कि डिवाइन मुकद्दस गीत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गाती थी। entuned in her nose full seemly intoned in her nose in a very polite manner, अपनी नाक से वो गाती थी जो कि बहुत ही एक धीमा सा तरीका था उसका। एंड फ्रेंच शी स्पैक फुल फेयर एंड फ्रिकली, और शी स्पोक फ्रेंच वेरी वेल एंड एलिगेंटली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एलिगेंट तरीके से जो है वो फ्रेंच बोलती थी। आफ्टर द स्कॉल ऑफ स्टार्टफोर्ड एट ए बो, इन द मैनर ऑफ स्टार्टफोर्ड एज द बो, जैसे स्टार्टफोर्ड के तौर पे जैसे कि बो के होती है। फॉर फ्रेंच ऑफ प्रेज वॉज टू हायर अननोन, फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननोन, यानी स्टैटफोर्ड के तौर पर उसको फ्रेंच जो है वो पेरिस से नहीं वो जानती थी, बल्कि उसके लिए पेरिस जो है वो एक अननोन कंट्री थी। बल्कि फ्रेंच उसने कहाँ से सीखी थी, वो इसके बारे में वो खुद बुक्स पढ़ पढ़ के उसने फ्रेंच सीखी थी। वो पेरिस ना तो कभी गई थी और ना ही वो वहाँ के किसी चीज के बारे में जानती थी। At Mette well yacht was she with Ellie. At meals she was well taught indeed. मील्स जब वो लेती थी तो वो उसके तमाम जो है वो बेशक बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि मील को कैसे टेक किया जाता है। She let no morsel from her lips fall. She let no morsel fall from her lips. वो एक जर्रे को भी मोर्सल कहते हैं, जो एक लुकमा होता है या एक जर्रा होता है, एक कतरा होता है, वो भी अपने लिप पर नहीं गिरने देती थी। No wetted her finger in her sauce dip. No wet her fingers deep in her sauce. यहाँ तक कि वो अपनी फिंगर्स को भी सॉस में नहीं डिप होने देती थी। Well could she carry a morsel and a well keep it. She well knew how to carry a morsel and take good care. वो जानती थी कि वो अपने मुंह को कैसे उसे हिलाना है और किस तरीके से उसकी देखभाल करनी है। मॉर्सल टू हर माउथ, यानी अपने फेस की बात कर रहा है वो यहाँ पे। मॉर्सल वैसे तो कहते हैं जो एक कतरा होता है या जिसे कह लें ओपन मॉर्सल, उन्होंने लिखा हुआ है वो अपने मुंह को बिल्कुल वो गंदा नहीं होने देती थी, अपने लिप्स मुंह से अपने लिप्स पर कोई टच नहीं होने देती थी कतरा भी किसी चीज का। और यहाँ पे मॉर्सल इस तरह लिखा हुआ है कि वो जानती थी कि उसने अपने फेस को किस तरह रखना है और किस तरह से उसकी देखभाल करनी है। डेड नॉट ड्रॉप ए ने फेले अपॉन हिज ब्रेस्ट, यहाँ के तक कि उसका डेड नॉट ड्रॉप फेल अपॉन हिज ब्रेस्ट, खाते हुए जैसे हमें नीचे कोई ड्रॉप गिर जाता है या कोई कतरा गिर जाता है, इतना सा ड्रॉप भी उसकी ब्रेस्ट पे नहीं गिरता था। इन courtesy was set full mutual her text. Her greatest pleasure was in good manner. उसकी खुशी उसकी यानी बेहतरीन खुशी ये थी कि वो अच्छे तरीके से रहती थी। Her over lip whipped she so clean. She whipped her upper lip so clean. उसने अपनी upper lips को बहुत ही साफ सुथरा बनाया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से वो उसको साफ रखती थी। That in her copy there was no furthering sense. That in her cup there was seen no tiny bit. यानी उसके कप में आपको एक कतरा भी जरा सा नजर नहीं आएगा, इतने अच्छे तरीके से वो ग्रीस को साफ करती थी। और ग्रीस सालन के नहीं जो जब हम किसी होटल में किसी जगह पे बैठ के पीते हैं तो होता है बाद में थोड़ा सा नीचे रह जाता है या कोई हम छोड़ देते हैं कि इसको हम इतनी गहराई से क्या साफ करें, लेकिन जो वो खाती इतने अच्छे तरीके से थी कि जो सालन का बाउल होता था उसमें एक जरा सा कतरा भी बचा हुआ नहीं होता था।
when she drunken had their draught, when she had drunk her drink, जब वो अपनी drink पीती थी, full seemly after her meat she straught, she reached for her food in a very seemly manner, वो अपने खाने को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खाती थी, and silkily she was of great disport, और surely she was of excellent deportment, और उसकी जो है वो डिपार्टमेंट कहते हैं मैनर ऑफ प्रेजेंटिंग वन सेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करना, अपने बिहेवियर को डिपेंड करना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बिहेवियर को शो करती थी, अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी, and full pleasant and amiable of port and very pleasant and amiable in demeanor, यानी बज़ाहिर वो काफी खुश और एक बामकसद खातून लगती थी, and payment hired to counterfeited चीरे, and she took pains to imitate the manners, और यहाँ तक कि वो दुख भी उठाती थी उन मैनर्स को इमिटेट कहते हैं नकल करना, किसी के जब वो किसी के कुछ तरीके तौर तरीके देखती थी तो उसको अपनाने के लिए उसको काफी तकलीफ भी उठानी पड़ती थी, ऑफ कोर्ट एंड टू बी स्टाइलिश ऑफ मैनर, एंड ऑफ कोर्ट एंड टू बी डिग्निफाइड इन बिहेवियर, उसे अपने कोर्ट में अप्लाई करने के लिए या उसे अपने बिहेवियर में अप्लाई करने के लिए उसे काफी सख्ती से गुजरना पड़ता था, and to Ben Holden digne of reverence and to be considered worthy of reverence, और वो उसके जो रेवरेंस उसकी जो पाकी थी उसको बयान करने वो की वर्दी ऑफ रेवरेंस, ये जो उसका तौर तरीका था, जो उसका बिहेवियर था, वो उसकी अहमियत को बहुत ज्यादा बढ़ाता था, बहुत ज्यादा कीमती था उसकी अहमियत को बयान करने के लिए, बट फॉर टू स्पीकन फॉर हायर कंसाइंस, बट टू स्पीक ऑफ अर मॉरल सेंस, लेकिन अगर हम उसकी मॉरल सेंस के बारे में बात करें, उसकी ज़ाती इसके बारे में, she was so charitable and so piteous. She was so charitable and so compassionate. वो काफी चैरिटी वगैरह करती थी और काफी जो है पुरजोश थी. She would weep if that she saw a mouse. She would weep if she saw a mouse. वो रोने लगती थी अगर वो एक चूहे को देखती थी, caught in a trap, के वो पकड़ा गया है एक जाल में, if it were dead or bleed, if it were dead or bleed, अगर वो मर गया है या ब्लीडिंग हो रही है उसकी, of small bound hounds had she that she feed, she had some small hounds that she feed, उसके पास कुछ जंगली शिकारी कुत्ते थे जिनको वो खिलाती थी, with roasted flesh, भुना हुआ गोश्त, और milk and vestal bread, और milk और fine white bread, यानी अब आप ये देखें, इसमें ना हमें थोड़ी सी आयरनी नजर आ रही है, जब हम आयरनी का क्वेश्चन करते हैं ना तो उसमें ये लाइन जरूर मेंशन की जाती है कि कहाँ उसने जंगली कुत्ते पाले हुए थे, जंगली कुत्तों को पालने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ट होना चाहिए, तब आप जंगली कुत्तों को पाल सकते हैं, और फिर वो एक माउस को जो कि एक कैद में होता था या उसका ब्लड निकल रहा होता था, उसको देख के वो रोने लग जाती थी, ये उसकी आयरनी है, यानी वो जैसा रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही है इनर सेल्फ में वो वैसी नहीं है, बट सोरे वेप्ट if one of them were dead, but surely she wept it one of them were dead, लेकिन sorely वो she wept वो रोती थी अगर उनमें से कोई एक भी मर गया, और if men smote it with a yerde smite, और if someone smote it smartly with a stick, या कोई भी उनको स्मार्टली किसी स्टिक के साथ मारता था, यानी वो उनके लिए भी रोती थी जो जंगली कुत्ते उसने पाले हुए थे, अगर उसमें से कोई मर जाता या उसको कोई स्टिक के साथ उनको टेंडर करता, उनको देखभाल करता, तो वो उसके ऊपर भी जो है उसको गुस्सा आता था, एंड ऑल वाज कंसाइंस एंड टेंडर हार्टेड, एंड ऑल वाज फीलिंग एंड टेंडर हार्ट, वो काफी उसकी फीलिंग्स भी थी और वो सॉफ्ट हार्टेड भी थी उनके लिए, उन जंगली कुत्तों के लिए. Full Simile her wimple pinched was, her wimple was pleated in a very seemly manner. उसके जो विम्पल्स थे जो एक मिनट विम्पल्स मैं आपको आज इसके मीनिंग्स को पता नहीं क्या हो गया, वरना ये मीनिंग बड़ी जल्दी बता देता. हम्म. Please, a cloth which usually covers the head and is worn around the neck and chin. It was worn by women in medieval Europe
स्टिल worn by nuns in certain order। एक कपड़ा जो कि उसके हेड को कवर करता है और उसकी नेक और चिन को, यानी जो आप समझ लें स्कार्फ। इस हर विम्पल वॉज प्लीटेड इन अ वेरी सीमली मैनर। प्लीटेड लिपटा हुआ था उसके सर के इर्तिराफ में और बड़े अच्छे तरीके से। हर नोज treated, हर eyes grey as glass, his nose well formed, उसकी नोज बहुत ही खड़ी खड़ी सी नाक थी। वेल फॉर्म्ड कहते हैं बहुत अच्छी शेप थी उसकी नोज की। हर आइज ग्रे एज ग्लास, उसकी आइज जो है वो ग्रे थी शीशे की तरह। अ, एक मिनट, ज्यादा ऊपर चला गया। हर माउथ फुल स्मॉल एंड देयर टू सॉफ्ट एंड रेड, उसका माउथ जो है, हर माउथ वॉज वेरी स्मॉल एंड मोर ओवर सॉफ्ट एंड रेड, उसका जो माउथ था, जो मुंह था, वो काफी छोटा था और इसके साथ साथ नरम और रेड भी था। बट सिल्कली ही हैड अ फेयर फॉरहेड, बट श्योरली ही हैड अ फेयर फॉरहेड, एक सीधा स्ट्रेट माथा था उसका। इट वॉज ऑलमोस्ट अ स्पेने ब्रॉड, आई ट्रो, इट वॉज ऑलमोस्ट 9 इंचेस ब्रॉड, 9 इंच चौड़ा था। आई बिलीव, मेरे ख्याल से या मैं यकीन रखता हूँ। For hardly she was not undergoing, for certainly she was not underground, यानी वो बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं था। एक जो होता है माथा जो अंदर की साइड पे गोल फोल्डिंग होता है, कुछ होता है जो उभरा हुआ गोल होता है, एक होता है बिल्कुल स्ट्रेट किस्म का, वो इस तरह के स्ट्रेट था। हर क्लॉक वॉज वेरी वेल मेड, उसका जो लिबास था, जो उसने फ्रॉक पहना हुआ था, वो काफी वेल मेड, बहुत अच्छे तरीके से बना था। एज आई वॉज अवेयर, जितना मैं जानता हूँ। ऑफ स्मॉल कॉरल अबाउट हर आर्म शी बार, अबाउट हर आर्म शी बॉर ऑफ स्मॉल कॉरल, उसने अपने आर्म्स में, अपने बाजू में एक छोटा सा कॉरल पकड़ा हुआ था। कॉरल कहते हैं, एक मिनट, the ovaries of cooked lobsters, so called from their color, a hard substance made of the limestone skeletons of marine polyps। मेरिन पॉलिप्स कहते हैं जो चर्चेस होते हैं ना, उनमें छोटे छोटे बनी हुई होती हैं डायरीज, जिसमें उन्होंने अपने अपने जो है सॉन्ग्स लिखे होते हैं, उसने वो अपने आम में पकड़ा हुआ था। अ पायर ऑफ बेडीज गार्डेड एट विद ग्रीन, अ सेट ऑफ बीड्स adorned with large green beads, एंड एक पूरा बीड्स का सेट था जो कि लार्ज ग्रीन कलर के, उसमें बीड्स थे बड़े बड़े, एंड उसके ने जो गले में अपने पहना हुआ था। एंड देयर ऑन हैंग अ ब्रॉच ऑफ गोल्ड फुल शीने, और एंड देयर ऑन हंग अ ब्रॉच ऑफ वेरी ब्राइट गोल्ड, और उसी मालों एक जो मोतियों की माला थी ग्रीन कलर की, उसी में एक ब्रोच लटका हुआ था, एक मेट पेडल था, वो ब्राइट गोल्ड कलर का पेडल था। on which there was first right a crown A, जिसके ऊपर क्राउन किस्म का एक ताज के साथ ए लिखा हुआ था। on which there was first written an A with a crown, and after Emmer Winnet pneumonia, और after love conquers other, और उसके ऊपर ये भी लिखा हुआ था love conquers all, यानी प्यार जो है वो सबको जीत सकता है। अब आपको इससे अंदाजा होगा कि ये वाला जो है नन, एक नन की लाइफ को अगर हम डिस्कस करें, तो नन की लाइफ काफी हेक्टिक होती है, या उसको लव के साथ या मैरिजेबल लाइफ के साथ, या जो उसकी नॉर्मल एक वाइफ की लाइफ होती है उससे हटके उसे अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। यानी वो अपनी लाइफ को डिवोट करती है चर्च के लिए, अपने रिलीजन के लिए, और वो इन चीजों से बहुत दूर रहती है। ना उसको सजने संवरने का शौक होता है, ना उसके पास कोई बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड होती है। नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बिहेवियर उनका होता है, जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। लेकिन इसने अपना बिहेवियर बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था जैसे कि विक्टोरियन टाइम की औरतें होती थी, जिनकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते थे, यानी काफी अट्रैक्टिव बिहेवियर था। जबकि नन का बिहेवियर रिलीजियस पॉइंट से देखा जाए तो नन का बिहेवियर अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। वो रिलीजियसली अट्रैक्टिव नहीं था, रिलीजियसली अट्रैक्टिव होने की बजाय वो मैनरली अट्रैक्टिव था। यानी उसका रवैया, उसका तौर तरीका दूसरे तरीके से जैसे आप कहें कि अगर वो बहुत ज्यादा प्रे करती, बहुत ज्यादा कोई सॉन्ग्स ऐसे गाती कि जो कि प्रे की फॉर्म में आते हैं, तो फिर उसका काफी हद तक जो है वो अट्रैक्टिव बिहेवियर होता है। और दूसरा वो कि बहुत सारी चीजें हमने उसकी देखी, जैसे शुरू में उन्होंने उसके खाने पीने का तरीका बताया, वो तो हर इंसान में अच्छा होना चाहिए। लेकिन सेकेंडली जब उसने बताया ना कि माउस को देख के तो रोती है, लेकिन उसने जंगली कुत्ते पाले में, तो ये हमें एक उसने हिंट दिया है, एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट है कि जैसा उसका वो जाहिर करी है ना, अंदर से वो वैसी नहीं है।
फिर उसने जो ड्रेस पहना हुआ है वो बिल्कुल वेल सेटल्ड है, ये नहीं जरा सी भी उसके ऊपर क्रीज नहीं है। जबकि अगर कोई इंसान रिलीजियस की तरफ ध्यान दे, रिलीजन की तरफ ध्यान दे, तो वो अपनी ड्रेसिंग मैनर को इतना ज्यादा फोकस नहीं करेगा। नन्स का ड्रेस, नन्स को आपने देखा होगा, वो कोई मेडल या कोई ब्रोच ऐसे अपने गले में नहीं पहनती। उन्होंने सिर्फ एक वो पहना हुआ होता है जो उनका रिलीजन से रिलेटेड प्लस का साइन होता है, बस। लेकिन इसने ग्रीन कलर का पूरा बीट से भरा हुआ नेकलेस पहना हुआ है, जिसके अंदर ब्रोच भी है, और ब्रोच में भी क्या लिखा हुआ है, लव कॉन्क्वर्स ऑल। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे इसके जो जो ये हमें शो करवा रही है, ये इनर वे में उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अंडरस्टूड? यस।